हाय एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेरे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी फ्लेमिंगो बुक के अंदर जितनी भी पोम्स दी गई हैं वो आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूं और वो भी बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा पोइट्री सेक्शन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस एंड सेंट्रल आइडिया या थीम के साथ मिलने वाला है। सो पोएम अगर आपने अभी भी टच नहीं करी है या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से तुम्हारा सारी प्रॉब्लम जो है पोइट्री सेक्शन को लेकर के खत्म हो जाने वाली है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो रखूंगी, क्रिस्प, जिसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह सब अवेलेबल होने वाला है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी बैठ के अच्छे से अपना पोइट्री सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी सबसे पहली पोम पर जिसका नाम है माई मदर एट 66। नाउ एक चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो, मेरे को पता है कि आधा कंटेंट तुम्हें नहीं दिख रहा है, माई मदर लिखा है और उसके बाद एट के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, मेरा मोटिव है यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में अच्छे से इन डेप्थ चीजें समझाना बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो ये जो थोड़ा बहुत तुम्हें नजर नहीं आ रहा है उसको लेकर के परेशान मत होना। टेलीग्राम पे पीडीएफ में डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश विद निकिता सिंह चैनल का नाम है, दोबारा बता रही हूँ। तो वहां जुड़ जाओ, वहां से डाउनलोड करो पीडीएफ, और यहाँ पे जितने कीवर्ड्स है ना सब कुछ पीडीएफ के अंदर है। तो वो डाउनलोड करके वहां से तुम डिटेल में आराम से बैठ के पढ़ना। अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी बातों पर और मुझ पे होना चाहिए, समझो अभी चीजों को, ठीक है। सो माई मदर एट 66 ये हमारी पोम का नाम है। कमला दास आपको नाम याद रखना है। आंसर राइटिंग में ना बेटा ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत हेल्प करती है। अगर तुमने इन डिटेल्स को ध्यान से मेमोराइज कर रखा है, आंसर में लिखोगे तो पक्का तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, आंसर तुम्हारा अच्छा बनेगा, ठीक है, और टीचर भी इंप्रेस हो जाएगा। सो माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखा है। राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अब ये जो पोम है ये बात किस बारे में करती है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ पोम किस बारे में बात कर रही है। सो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर हैं, पोएटेस हैं हमारी कमला दास, वो बता रही है कि मैं घर से निकल करके एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ना वो बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से निकल के एयरपोर्ट जा रही थी, ना कि अपने घर से। देखो यहाँ पर एक्चुअल में दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक है आप कह सकते हो समय के बारे में, और दूसरा है यहाँ पर लॉस के बारे में। समय के बारे में कुछ ऐसी बात हो रही है कि देखो हमारी लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आप बोल रहे हो मैम मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बचपन में हमेशा या जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट जरूर आया है तुम्हारी लाइफ में जहां पे तुमने ये सोचा होगा कि मैं एक बार बड़ा हो जाऊं, बड़े होकर के मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी, बट जरूर फैंटेसाइज किया होगा अडल्टहुड के बारे में, बड़े होने के बारे में। तो यार देखो ये पोम यही बता रही है कि हम अपनी लाइफ में ना इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा खो जाते हैं बड़े होने की रेस में, और अपनी चीजों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि भाई जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे मम्मी पापा और बूढ़े होते चले जाएंगे। देखो ना लाइफ में ये जो रियलाइजेशन है ना ये एकदम से हिट होता है। किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हाँ अब मम्मी ऐसी दिख रही है, अगले साल ऐसी दिख रही थी, पिछले साल मम्मी ऐसी थी, किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस ये जो रियलाइजेशन है ये अचानक से होता है। हो सकता है कि आपके घर में पहले आप जब सीढ़ी चढ़ते होगे उतरते होगे तो मम्मी पापा भी इजीली तुम्हारी स्पीड को मैच कर पाते होंगे, लेकिन अब अचानक से जिंदगी में कभी एक ऐसा तुम्हें मम्मी के शायद मुंह से एक सेंटेंस सुनने को मिल जाए कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, मेरी कमर दुखने लग गई है, राइट। एंड अचानक से हमें वो रियलाइजेशन उस मोमेंट में हिट होता है जो हम बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाते बाकी टाइम पर कि यार ये मम्मी को घुटनों में दर्द होने लग गया है, शी इज गेटिंग ओल्ड नाउ, वो सीढ़ी नहीं उतर पाती हैं, चढ़ पाती हैं, वो मेरे बराबर स्पीड से चल नहीं पाती हैं। एंड जैसे ही हमें ये रियलाइजेशन होता है ना एडवांसिंग ऑफ एज के बारे में, तो उसी के साथ एक दूसरा रियलाइजेशन आता है जो कि है फियर ऑफ लॉस। और ये पोम उसी के बारे में बात कर रही है कि भाई हम तो बड़े होते जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा बूढ़े होते चले जा रहे हैं, और शायद दुनिया में एक ऐसा पल भी आएगा जब वो हमारी जिंदगी में नहीं होंगे, दे वोंट बी देयर विद अस। एंड उसके साथ वो जो लॉस, वो जो डर महसूस होता है ना अंदर से कि यार ये क्या ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो उस चीज के बारे में, उस मोमेंट के बारे में सोचना किसी को भी पसंद नहीं है। आपके मन में भी अगर ये ख्याल आ जाए ना कि हाँ शायद मम्मी पापा की एक दिन डेथ हो जाएगी, क्योंकि देखो जिसने यहाँ पे जन्म लिया दुनिया में उसे मरना है यार, है ना, हम भी, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पर। हमारे मम्मी पापा ने अपने मम्मी पापा को भी खोया था, राइट। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स ने देखा होगा वो लॉस, उन्होंने अपने मम्मी पापा को खोया। वैसे ही एक दिन हमारी जिंदगी में भी ऐसे आने वाला है, हम पर उसको जानते हुए भी उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते। ऐसा ही राइटर के साथ हो रहा है। अब राइटर क्या है ना, वो अपने घर से निकल करके बस जा रही है एयरपोर्ट, और अचानक से उसकी नजर जाती है बाजू में गाड़ी में बाजू वाली सीट पे बैठी हुई है अपनी मम्मी पर। उनकी मम्मी का मुंह खुला हुआ है और वो सो रखी है, और उनका चेहरा देख के राइटर को एकदम से एहसास होता है कि ओ माय गॉड
शी इज गेटिंग ओल्ड, उनका चेहरा वो कंपेयर करती हैं कॉर्प्स के साथ, वो कहती है कि एकदम कॉर्प्स, डेड बॉडी की जैसा मम्मी का चेहरा दिख रहा है, एकदम डल, पिचके हुए गाल, झुर्रियां, शी इज लुकिंग सो ओल्ड। और वो रियलाइज करते के साथ ही ना उनको अचानक से एक दिल में एक दर्द सा उठता है, और वो दर्द किस चीज का है, ये वही बचपन का दर्द है। वो बताती हैं जैसे बचपन में अगर हम घर में आए या हम कहीं भी जाएं और हमें हमारे माँ बाप ना दिखे तो हम डर जाते थे ना, घबरा जाते थे कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, और एकदम से वो डर के मारे सहम जाते थे। बस वही डर, अपने माँ बाप को खो देने का डर, वो बचपन वाला डर उनको दोबारा से महसूस हो रहा है इस उम्र में, एंड वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। जैसे उन्होंने देखा कि मम्मी इज एक्चुअली गेटिंग ओल्ड एंड शी माइट नॉट बी देयर विद मी इन दिस वर्ल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो चीज सोच करके उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, और उस थॉट को दिमाग से निकालने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती हैं। और जब वो बाहर देखती हैं तो वो बताती है कि वहां पर ना छोटे छोटे ऐसे पेड़ हैं जो मेरे को भागते नजर आ रहे हैं, और बच्चे हैं जो घर से बाहर भागते हुए आ रहे हैं। अब छोटे पेड़ भागते नजर आ रहे हैं, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पेड़ भाग नहीं सकते और आपने पेड़ को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। सो वो यहां पर, और देखो पेड़ भागने वाला जो पूरा यहाँ पे आपको शो किया गया ना, इमेजरी जो यहाँ पे बनाई गई है, वो कुछ इस तरीके से है कि गाड़ी में बैठ के अगर आप चल रहे हो ना तो आपको लगेगा पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप आगे जा रहे हो, पेड़ अपनी जगह पे, बस वो पीछे मूव करते लगते हैं ऐसा। तो इस चीज के बारे में यहाँ बात हुई है। और लास्ट में ये बताया गया कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो वो एक आखिरी बार अपनी माँ को मुड़ करके देखती हैं, उनकी मम्मी वहीं खड़ी हुई हैं, और वो अपनी मम्मी को देख करके बस मुस्कुराती हैं, ठीक है ना, सी यू सून अम्मा बोलती हैं और मुस्कुराती हैं, और बस मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती हैं। सो ये है पूरी पोम। और इस पोम में जो लास्ट में वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लिखा हुआ है ना, यहाँ से PYQs अगर हम देखें तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में कि वो स्माइल स्माइल स्माइल, उन्होंने बार बार ये वर्ड को इतना रिपीट क्यों किया है। इसीलिए किया है, इसको भी समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को अश्योर करना चाह रही हैं कि नहीं, मैं अपनी मम्मी से दोबारा मिलूंगी, अभी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है, हम दोबारा मिलेंगे। और वो ना अपने अंदर का वो जो दर्द महसूस कर रही है वो अपनी मम्मी को वो नहीं देना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनकी मम्मी को पता लगे कि शी इज एक्चुअली सैड और उनके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं। तो वो इसलिए खुद को अश्योर करते हुए और अपनी मम्मी को अश्योरेंस देते हुए बस वो स्माइल करते हुए एक होप के साथ अलविदा कर रही हैं कि मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। ये है रीजन, राइट। आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर। सो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे सबसे पहला एलिट्रेशन हमने देखा है जो यूज हुआ है। और एलिट्रेशन अगर हम देखें तो एलिट्रेशन में यहाँ पर एलिट्रेशन का मतलब है एक ही लाइन के अंदर ऐसे दो शब्दों का मौजूदगी होनी या दो से ज्यादा शब्दों की मौजूदगी होनी जिसके ना स्टार्टिंग की साउंड सेम हो। जैसे माय मदर के अंदर म और म स्टार्टिंग में हमें एम की साउंड आ रही है तो ये एलिट्रेशन है। एंड 66 स्टार्टिंग में एस की साउंड आ रही है तो एलिट्रेशन है। यहाँ पे एंजाबमेंट भी यूज हुआ है। एंजाबमेंट का मतलब है एक सिंगल सेंटेंस को आप तोड़ तोड़ के अलग अलग लाइनों में लिख दो विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो उसको हम एंजाबमेंट बोलते हैं। एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है यहाँ पे। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है बेटा कि एक लाइन में ऐसे शब्द हैं जिनमें से ना ओवरऑल कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। जैसे कि मैंने एलिट्रेशन में क्या बोला, शुरू की साउंड सेम होनी चाहिए। कॉन्सोनेंस ऐसा नहीं कहता, वो कहता है मुझे शुरू वुरू की साउंड से लेना देना नहीं है। जैसे कि सुनो, मॉर्निंग आई सॉ माई मदर, तो यहाँ पे ना हमें कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे ये एलिट्रेशन भी आप बोल सकते हो कि मैम स्टार्टिंग के साउंड में तो मॉर्निंग माई मदर लिखा हुआ है तो ये तो स्टार्टिंग के साउंड में एम 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 सुनाई पड़ रहा है। लेकिन आप ऐसे वर्ड्स देखो जहां पे ओवरऑल तुमको कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एजोनेंस, एजोनेंस का एग्जांपल आप देखिए। एजोनेंस कहता है ओवरऑल साउंड वावल की होनी चाहिए। जैसे डोज, ओपन, माउथ, तो यहाँ पे डोज बोलो तो ओ की साउंड आ रही है ओवरऑल ना, शुरू में तो ड की साउंड है। ओवरऑल सुनो, डोज ओ की साउंड आ रही है, ओपन ओ की साउंड आ रही है ना, माउथ तो यहां दोबारा ओ की एक साउंड बन रही है तो ओ की साउंड बार बार आ रही है, एजोनेंस है। वैसे ही तुम्हें ओवरऑल जब कॉन्सोनेंट की साउंड आने लग जाए तो वो कॉन्सोनेंस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बोल रही है ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके कॉर्प्स के साथ मम्मी का चेहरा कंपेयर किया जा रहा है कि मम्मी का चेहरा अब एकदम ऐसे डेड बॉडी बेजान हो चुका है, डेड बॉडी के जैसा। तो लाइक वर्ड यूज हुआ है तो सिमिली है वहां पर, ठीक है। ये सभी बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपके पोएटिक डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन भी है जो मैंने बताया, इमेजरी भी है, ट्रीज, प्रिंटिंग, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, इमेजरी भी है। इमेजरी यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी एक स्टेटमेंट जिसमें ना आपकी इमेजिनेशन चल जाए, आप इमेजिन करने लग जाओ, वो, ठीक है। तो ये तो था आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स कम ऑन टू द थीम या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो अब सेंट्रल आइडिया जो है बेटा, यहाँ पे मैंने ना पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा है फॉर यू गाइज टू रीड। आप इसको रीड करेंगे, समझेंगे अलग से। इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ कि थीम में जो मेन कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, उसको समझिएगा। ये जो अभी पीछे कंटेंट नहीं दिख रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है।
PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, पढ़ना आराम से बैठ के, उससे अच्छे से लर्न करना, राइट। अभी आप समझिए, सबसे पहला मेन कीवर्ड जो है यहाँ पे एजिंग है भाई, या फिर आप इसे एडवांसमेंट ऑफ एज भी कह सकते हो। एज एडवांसमेंट, एडवांसमेंट ऑफ एज, ये आपका पहला कीवर्ड है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे ना बढ़ती उम्र के साथ सिर्फ हम बड़े नहीं हो रहे, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। और उसके साथ दूसरा जो रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन है फियर ऑफ लॉस, यानी कि किसी को खो देने का डर। बूढ़े हो रहे हैं माँ बाप, एक दिन हमारे साथ नहीं होंगे, वो डर उनको महसूस हो रहा है। यहाँ पे ये दो थीम हमें नजर आ रही हैं। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट पोम आ जाती है कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। बहुत ही प्यारी पोम है, बहुत ही प्यारा मैसेज है इसके पीछे का। पैब्लो नेरुडा, ये नाम आपको याद रखना है, ही इज पैब्लो नेरुडा। इन्होंने लिखी है ये पोम। कीपिंग क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या है? शांत, शांत रहने के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, पोएट के बारे में जान लीजिए। इनका नाम तो बहुत बड़ा सा है, इनका नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसियोल्ट। पता नहीं भाई, मेरे से बोलने में भी शायद गड़बड़ हो जाए। आपको पैब्लो नेरुडा याद रखना है, ये इनका पेन नेम है, इसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो आपको पैब्लो नेरुडा याद रखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप रीड करना चाहें, यू कैन रीड अबाउट द पोएट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आता है, ठीक है। पोएट के बारे में कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ राइटर का नाम याद रखना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस पोम के बारे में। सो ये जो पोम है ये किस बारे में बात कर रही है, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। ये पोम ना, यहाँ पर इसका जो मेन सेंट्रल आइडिया जो है, एक शब्द है, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसको प्लीज याद कर लो, अभी कहीं पे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि एक्टिव लर्निंग होती रहे वीडियो के साथ। आप उसको लिखोगे ना तो आपके दिमाग में रेंडर होगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन पक्की हो जाएगी दिमाग में। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, SELF, इंट्रो INTRO, स्पेक्शन SPECTION, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बेसिकली पोएट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर ना सब लोग इतने ज्यादा फिक्स्ड हो चुके हैं एक चीज को लेकर के, कि हाँ बस मुझे उठना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। हर कोई इतना ज्यादा मतलब गो 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 वाले मोड में है कि हम बैठ करके अपने जो एक्शंस हैं उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड टुडे इज डिप्रेस्ड, क्योंकि हमने लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इतना खराब टाइम चल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हम इतने ज्यादा परेशान होते हैं, इतना कुछ सोचते रह जाते हैं, और पता है इसकी कमी क्या है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बैठ के ना थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने लाइफ में आत्मचिंतन नहीं करते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही है, आत्मचिंतन, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करना अपने एक्शंस पे, कि मैंने ऐसा क्या किया था शायद जिसका रिजल्ट ये निकला है जो आज मैं इतना दुखी हूं। वो कह रहे हैं कि यार अगर हम ना अपनी लाइफ में थोड़ा गैप ले, थोड़ा ब्रेक ले और बैठें, और बैठने का मतलब ये नहीं कि हाँ फोन पे रील्स देख रहे हैं, नो, जस्ट सिट विद योरसेल्फ, अपने थॉट्स के साथ, अपने विचारों के साथ आप बस बैठिए, जहां पे आपका दिमाग कहीं किसी काम में नहीं लगा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बस शांत बैठे हो और सिर्फ सोचो। और शायद अगर इतना सा कोई इंसान कीप क्वाइट यानी कि शांत रह जाए ना थोड़ी सी देर के लिए, तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़े बड़े युद्ध खत्म हो सकते हैं, जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, और शायद आप अपने एक्शन से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो वो भी आप रियलाइज करोगे, एंड यू विल मेक पीस विद योरसेल्फ। सो ये सभी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। बहुत ही प्यारी सी पोम है, राइट। अब देखो थीम जो है, जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पीस और हार्मनी तभी आएगी जब इंसान ना आत्मचिंतन करेगा, खुद से बैठ के सोचेगा कि हाँ मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है, बट क्या इसके पीछे का रीजन मैं ही तो नहीं, मेरे ही एक्शंस तो नहीं है ना। तो इससे हमारी जिंदगी में पीस आ सकता है, ये आपकी मेन थीम है। दूसरा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में भी बात हो रही है कि अगर तुमने थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लिया ना, तो देखना यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपने आप जो है ना वो स्थापित हो जाएगा दुनिया में, ठीक है। पोएट यहां पर खुद ही आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कीपिंग क्वाइट। अब अगर मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूं तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि चलो अब मैं 12 तक गिनती करता हूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर 12? 12 का सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे महीने जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, घड़ी में जो सुई का कांटा घूमता है ना वो 12 नंबर के बीच में ही घूमता है ना। सो हम देखें तो दोपहर में हमारा दिन डिवाइडेड होता है 12-12 आवर्स में। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया जा रहा है 12 की महत्व ये है, ठीक है। 12 आवर्स इन अ डे, राइट, इन अ क्लॉक अगर हम देखें, एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो वो बोल रहे हैं कि मैं 12 तक गिनती करता हूं, आप सभी शांत रहिएगा, ठीक है। एंड बस एक पल के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ना, चलो किसी भाषा में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, एक सेकंड के लिए अपने हाथ भी नहीं हिलाते हैं। अब वो यहां पर क्यों बोल रहे हैं किसी भाषा में बात मत करना? क्योंकि यार देखो ना, अगर हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? एक चाइनीज और इंडियन में फर्क क्या है
यही तो फर्क है कि शायद वो चाइनीज भाषा बोलता है, शायद उसके सोच विचार अलग है, शायद वो क्या कहते हैं कपड़े अलग तरीके के पहनता होगा, है ना, जाहिर सी बात है, या उसके रिचुअल्स अलग होंगे। इन सबको हटा दिया जाए, कौन सी भाषा वो बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, इन उसकी आदतें क्या है, इन सबको हटा दिया जाए तो वो और हम में कोई फर्क नहीं है। हम भी उसी हड्डी और मांस के बने हैं जो वो जिससे वो बना है, हमारे अंदर भी वही एक खून है उसी कंपोनेंट का बना हुआ, उसके अंदर भी उसी कंपोनेंट्स का बना हुआ खून है, हमारी बॉडी भी वैसे फंक्शन करती है, उसकी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करती है, हम सेम दिखते हैं। तो बेसिकली डीप डाउन ऑल दीज डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर्स हम एक ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार जो हमें चीज अलग करती है ना उसे रोक दो। तुम एक दिन तुम किसी भी भाषा में बात मत करो, मैं भी किसी भाषा में बात नहीं करूंगा, हम ना कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, अपना मुंह नहीं हिलाते, शांत रहते हैं, एक सेकंड के लिए हाथ हिलाने बंद कर देते हैं, कोई हाथ पैर हिलाकर कोई काम नहीं करना है आपको, जस्ट स्टे स्टिल एंड जस्ट थिंक, सोचो, बस कोई काम मत करो, थोड़ी देर के लिए सभी काम छोड़ दो, ठीक है। कितना ही अद्भुत नजारा होगा ये। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एक्सोटिक मोमेंट क्या होगा। भाई एक्सोटिक मोमेंट ये होगा कि पृथ्वी पर एक पल के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए सब ही लोग, पूरी मानव जाति शांत हो जाएगी एंड सब लोग अपने काम रोक करके, ठीक है, स्टिल हो जाएंगे। ये एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन्स नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि इंजन्स कैसे चलेंगे, चलाने वाले तो इंसान है ना। इंसान ही जब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो सारी मशीनें रुक जाएंगी, एकदम शांति होगी, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, हम सब उस अद्भुत से पल में एक होंगे, राइट। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा पीस होगा और उन सब भी उस पूरे मोमेंट में हम सब एक होंगे। हमें अलग करने वाला, डिफरेंशिएट करने वाला कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। फिशरमैन, शायद ऐसी शांति और ऐसा अगर इंट्रोस्पेक्ट हम करने लगे, अगर हम बैठे, हम शांत बैठे, तो शायद एक फिशरमैन भी उस मोमेंट में समझ पाएगा जो कोल्ड सी में वेल्स को हार्म करता है, वेल्स को कैच करता है, उनको हंट करता है, शायद वो समझ पाएगा कि उसके एक्शन से वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। और वहीं पर एक आदमी जो नमक को गैदर करता है, अपने हाथ से नमक इकट्ठा करता है, शायद वो ये समझ पाएगा उस मोमेंट में, शांति के पल में, कि यार मैं अपने ही एक्शन से अपने ही नातों को चोट पहुंचा रहा हूं। नमक इकट्ठा करते करते हाथों में जो खून, जो दरारें पड़ चुकी हैं, उसका रीजन क्या है, उसके खुद के एक्शंस। तो वो यही बता रहे कि इंट्रोस्पेक्शन आपको मदद करेगा ये बताने में कि शायद जिंदगी में जो तुम दुख सहन कर रहे हो, कहीं ना कहीं शायद वो तुम्हारे ही एक्शन से तो नहीं निकला, या दूसरा अगर दुखी है तो कहीं वो तुम्हारी वजह से तो नहीं है ना। एंड ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। आज की लाइफ इतनी तेज दौड़ती भागती जिंदगी है कि हम बस करा और आगे बढ़े, करो और आगे बढ़ो, हम सोचते तक नहीं है कि हमारे एक्शंस दूसरों पे क्या असर डाल रहे होंगे। मे बी somebody cried because of you today, because of what you said or what you did. Maybe you are crying and you are sad because of what you said and what you did, and this realization will come after self introspection, when we keep still and keep quiet. अब वो यही बता रहे कि जो लोग ग्रीन वॉर्स स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में आता है। ग्रीन वॉर्स यानी कि वो युद्ध जो हम अपने नेचर के खिलाफ छेड़ रहे हैं। भाई इतना ज्यादा गैस एमिशन है, टॉक्सिक गैस एमिशन है जो कि नेचर के लिए सही नहीं है, ट्रीज कटिंग, इतनी सारी जो हम लोग एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से हमारा नेचर जो है वो डाई करता, मतलब है ना, डेड होता चला जा रहा है, या उसको इतना हार्म पहुंच रहा है। सो उन लोगों को रियलाइजेशन होएगा, जो लोग गैस के साथ वॉर कर रहे हैं उन लोगों को रियलाइजेशन होगा। जो वॉर्स विद फायर, न्यूक्लियर अटैक्स जो होते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि देश जो है उनके बीच में वॉर छिड़ चुकी है, ये सभी लोग जो अलग अलग टाइप के वॉर्स में इंक्लूडेड है ना, शायद वो जब शांत होएंगे, जब शांत बैठेंगे, जब दे विल कीप क्वाइट, दे विल अंडरस्टैंड कि इन वॉर से कुछ हो नहीं रहा है। आपकी विक्ट्री तो हो जा रही है पर सर्वाइवर नहीं है कोई भी। अरे तुमने किसी एक देश पर अटैक किया, दे बम तुमने मारे, लोग वहां मर गए, जीत तो तुम्हारी हो गई पर कोई बचा? तुम लाशों के ढेर पे खड़े होकर के खुशी मना रहे हो कि यस हम जीत पड़े, तो उसका फायदा क्या? सो वो यही बता रहे कि शायद ये रियलाइजेशन होगा आपको। एंड उस रियलाइजेशन के बाद सब लोग ना अपने साफ कपड़े पहनेंगे। जितने तुमने मटमैले कपड़े पहने ना, जितनी गंदगी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है किरदार पे, वो हटाओगे, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ तुम वॉर में जा रहे हो, नहीं बल्कि युद्ध ना करके उनके साथ तुम हाथ में हाथ डाल के पेड़ के नीचे चलते चले जाओगे छांव में, यानी कि ब्रदरहुड आएगी, हार्मनी होगा, ठीक है। और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो मैं जो चाह रहा हूं उसका मतलब ये मत समझना कि मैं टोटल इनएक्टिविटी चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं एकदम मुर्दा बन जाओ तुम, एकदम डेथ हो जानी चाहिए हर जगह, लाशें ही लाशें। नहीं भाई, मैं लाश नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ट्रक भर भर के लोगों की लाशें मेरे को मिले। मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं, मैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए शांति चाहता हूं। क्योंकि देखो ना, ये तो हमें नेचर से भी सीखने को मिलता है। और बेटा जब यहाँ पे अर्थ से सीखने की बात हो रही है ना, ठीक है,
लेट मी हाईलाइट कहाँ लिखा है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि देखिए लाइफ जो है वो क्या है, वो चलने का ही नाम है ना, जिंदगी मतलब चलते रहने का ही नाम है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में ना इतने सिंगल माइंडेड हो चुके हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माइंडेड? यार हमने ना अपनी मतलब देखो हम सोचते नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में क्या है, आगे क्या करना है, अब क्या करना है, अगला क्या करना है। हम कभी रुक के बैठ के सोचने के बारे में बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो अब काम निपट गया, अब थोड़ी देर बैठता हूँ, अब कोई फोन नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, बस अपने साथ थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ क्या गया, कैसा गया आज का दिन। नहीं ना, हमारे दिमाग में बस कुछ ना कुछ लगा रहता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, शांत नहीं बैठते हम इतने सिंगल माइंडेड हो चुके हैं, बस आगे भागती दौड़ती जिंदगी में बस आगे चलते चले जाना है। और इसी वजह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने के चक्कर में, मूविंग है ना, टू कीप इट मूविंग के चक्कर में हम क्या है कि हम ना एक्चुअल में साइलेंट नहीं रह रहे हैं, एंड हम इसी वजह से डिप्रेस्ड हैं, राइट। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद ये जो डिप्रेशन है, शायद इतनी जो उदासी है ना अपनी जिंदगी के अंदर, शायद एक ह्यूज साइलेंस, अगर हम थोड़ी देर के लिए शांति अपनी जिंदगी में लाएं, थोड़ा रुक के बैठे सोचे ना, तो शायद ये ह्यूज साइलेंस जो है ना, कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, कोई मुझे समझ नहीं पाता, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, शायद इन सब का जवाब हमें तब मिल जाएगा जब हम थोड़ा शांत बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देखो लोग वो कह रहे हैं ना, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। शायद अगर थोड़ा बैठे सोचे समझे राइट चीजों को, तो ये चुप्पी शायद हमारे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दे जाए। और वो यहां पर कह रहे हैं कि अर्थ कैन टीच अस। अब ये लाइन जो है बेटा यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ को बोला जा रहा है वो सिखा सकती है भाई, ये तो ह्यूमन की क्वालिटीज हैं जो कि एक अर्थ को दे दिया गया है, राइट, नॉन लिविंग थिंग को दे दिया गया है। सो वो कह रहे हैं प्लैनेट को दे दिया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है कि अर्थ से आप सीख सकते हो। जब हमें लगता है ना कि हर चीज हमारे आसपास मर चुकी है, तब अर्थ ये प्रूफ करती है कि नहीं भाई, अर्थ में आप देखो विंटर में आपने देखा है पेड़ों पे पत्ते झड़ जाते हैं, कोई आपको जानवर सड़कों पे नहीं नजर आएंगे, सब छुप जाते हैं, अपने बिलों में घुस जाते हैं, चिड़िया नहीं चहचहाती हुई नजर आती है, राइट। तो ऐसा लगता है ना कि पूरी अर्थ डाई हो चुकी है, मतलब डाई हो चुकी है, मर चुकी है, राइट। द अर्थ हैज डाइड, ऐसा नजर आता है। लेकिन फिर देखो उसी विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन भी आता है, एंड स्प्रिंग सीजन में अर्थ इतने प्यारे तरीके से ब्लूम करती है कि आपको जानवर, खिलखिलाता सूरज, चमचमाता हुआ आपको मतलब सूरज आपको देखने को मिलेगा, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होंगे, ट्रीज पे दोबारा लीव्स आ जाती है। तो वो कह रहे हैं यही तो हम सीख सकते हैं कि शांति का मतलब ये नहीं कि तुम मर चुके हो, तुम अपनी जिंदगी अब खत्म कर दिए, नहीं, थोड़ी देर शांत होकर के बैठो और देखना उसके बाद ना यूल ब्लूम, तुम वैसे ही एकदम निखर करके आओगे जैसे पृथ्वी एकदम शांत हो जाती है और उसके बाद जैसे खिल उठती है वैसे ही। तो वो कहते हैं लास्ट में कि अब मैं 12 तक गिनता हूं और तुम शांत रहना और अब मैं चलता हूं। तो वो यहां पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा क्या, जैसे कि मैंने बताया ये था हमारा पोएटिक डिवाइसेस के साथ अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस हमारी थीम। अब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है, वी, विल, वी, वुड, ये वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने एलिट्रेशन समझाया ना, एक ही लाइन में ऐसे दो वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग का साउंड सेम है। रिपीटेशन देखो, विदाउट रश, विदाउट इंजन, एक ही लाइन में ये विदाउट विदाउट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इमेजरी, कोल्ड सी, सिंबल, अर्थ को यहाँ पे सिंबल की तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हैं। राइम स्कीम यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि फ्री वर्ड्स है, कुछ तालमेल नहीं बन रही है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है पूरी पोएम। ठीक है, तो ये हो गया। थीम मैं आपको बता चुकी हूं, द थीम इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड पोम ऑफ द बुक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मेरी बहुत ही पसंदीदा पोम है ये, जॉन कीट्स ने लिखी है, अ वेरी यंग राइटर, 26 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। रोमांटिक राइटर है, रोमांटिक पोएट है, रोमांटिसाइज करते हैं। और मैं बता दूं रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि जो लड़का लड़की के बीच में वो नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब इंग्लिश में होता था उस टाइम पर, रोमांटिसिज्म का मतलब होता था टू ब्यूटीफाई एवरीथिंग। आप नेचर में भी ब्यूटी देख रहे हो, आप हर चीज में ब्यूटी देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो। एंड रोमांटिसिज्म इंग्लिश में डिपेंड एक्चुअल में होती ही नेचर के साथ थी। यू आर रोमांटिसाइजिंग द नेचर, यानी कि आप नेचर की सुंदरता, उसकी खूबियों को रोमांटिसाइज कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, वो रोमांटिसिज्म था। और ये है हमारे राइटर जो कि मतलब एकदम ऐसे बादशाह बोला जाता था इनको, रोमांटिसिज्म का बहुत ही जाना माना नाम है, जॉन कीट्स, अ यंग राइटर, ठीक है, हु डाइड अराउंड एट द एज ऑफ 26। सो जॉन कीट्स का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे नजर आना चाहिए जल्दी जल्दी से।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी सी पोम है, यहाँ पे ना थिंग ऑफ ब्यूटी, पता है ब्यूटी को ना, जैसे कि आज की दुनिया में ना आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिलेट विद इट, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आज की दुनिया में क्या है ना कि हर कोई हमें बताने आ रहा है कि हमें कैसा दिखना चाहिए। ब्यूटी का मतलब क्या है? अगर तुम्हारी पतली कमर है, अगर तुम ऐसे गोरे हो, या तुम्हारे बाल लंबे हैं, या तुम ऐसे दिखते हो, तो दैट इज ब्यूटी। लेकिन एक्चुअल में ना ये पोम का टाइटल इतना प्यारा है ना कि इस पोम ने क्या बोला है, इस पोम ने बोला है कि ब्यूटी बताया ही नहीं है क्या है, उसने बोला है कोई भी सुंदरता, कोई भी चीज सुंदरता की। अब वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या चीज सुंदर लगती है क्या नहीं। आजकल के टाइम पर अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरी अदर बडी इज स्टैंडिंग देयर ऑन यूट्यूब मेकिंग शॉर्ट्स एंड रील्स एंड टेलिंग यू कि आपको सुंदर लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कैसे सुंदर बन सकते हो, राइट है ना। इतनी सारी चीजें बताई जा रही है, लेकिन यार सुंदरता तो एक ऐसी चीज है कि जो कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं। यानी कि सुंदरता को आप एक पैरामीटर में नहीं डिफाइन कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये लंबा, पतला, गोरा, ऐसा वैसा ये होता है सुंदर, नहीं। सुंदरता सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सुंदरता डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अरे मेरे लिए मे बी एक पर्पल कलर का एक बहुत ही मामूली सा फूल जो आपको बहुत मामूली लगेगा, मेरे लिए वो बहुत सुंदर है। हो सकता है आपके लिए एक लीफ वो बहुत सुंदर है और मेरे को वो लगे कि ये कितना नॉर्मल है। तो समझ रहे हो कि ये जो ब्यूटी है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए एक मायने नहीं होते हैं सुंदरता के लिए। हर किसी के लिए सुंदरता मतलब अपने अपने अलग मायने, अपनी अपनी अलग डेफिनेशन। और ये पोएट हमें यही बता रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आप कहो। हो सकता है सड़क पे से मैं जा रही हूँ और मेरे को एक प्यारा सा एक पपी दिख जाए और मैं बोलूँ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, मुझे वो सुंदर लगे। लेकिन वहीं पर एक बंदा बोले कि अरे यार ये मेरे को डर लगता है, ये कितने गंदे लगते हैं डॉगीज। तो आप देख रहे हो सुंदरता कैसे यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके से दिख रही है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है। भाई खूबसूरती की चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जॉन कीट्स कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा खुशी दे, वो हो सकती है सुंदरता की चीज। जरूरी नहीं है सुंदरता का मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है ना कि ऐसा वैसा, नहीं। सुंदरता की चीज वो है जो आपको हमेशा खुशी दे, जो आपकी इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जिसकी ना सुंदरता या जिसकी ना आपके लिए जो फीलिंग्स हैं आपके मन में बढ़ती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दोस्तों के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, राइट है ना, किसी इंसान के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो सनसेट्स, चलो मैं बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेती हूँ, दोस्तों वाला टाइम भी छोड़ो, सनसेट्स। आई थिंक सनसेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब किसी किसी को नहीं लग सकता, कोई कोई सोचेगा नहीं यार सनसेट्स आर नॉट ब्यूटीफुल, आई लाइक सनराइज, या मुझे तो मून अच्छा लगता है, पर मेरे को लगता है सनसेट्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। और सनसेट्स ना ऐसे हैं कि कभी भी आप जाकर के ना सूर्यास्त होता हुआ कहीं पे भी खड़े होकर के देख लो एंड इट इज ब्यूटीफुल। और वो एक उससे ना मिलने वाली खुशी एक ऐसी खुशी होती है जो हमेशा रहने वाली है। आप कभी भी, आज भी अगर सनसेट हो रहा होगा और अगर आज भी मैं जाकर के देखूं तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं जितनी बार उसको देखती हूँ ना तो उसके अंदर से मिलने वाली खुशी जो है वो कम नहीं होती, वो और बढ़ती है, वो और बढ़ती चली जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा खुशी पहुंचाए, जिससे मिलने वाली खुशी कभी खत्म ना हो बल्कि बढ़ती चली जाए, वो सब की सब सुंदर कहलाएंगी, वो चीजें सुंदर हैं, ठीक है ना। जिससे मिलने वाली खुशी कभी पास इनटू नथिंग, नेवर पास इनटू नथिंग, यानी कि उससे मिलने वाली खुशी कभी जीरो नहीं होगी। अब तुम अगर कोई एक चीज ले आए, राइट, तुमने कोई खिलौना खरीद लिया जो तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, किसी लड़की ने कोई एक ड्रेस खरीद ली जो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगी, उसने वो ड्रेस पहनी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ड्रेस बेकार हो गई और फेंक दी, तो क्या उसको आप ब्यूटीफुल कहोगे? पर यहां पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि नहीं यार, ब्यूटी तो वो है कि एक ऐसी चीज जिससे हमेशा खुशी मिले, उसकी खुशी, उससे मिलने वाली खुशी कभी जीरो ना हो और उससे हमेशा जॉय आपको मिलता रहे, ठीक है। अब ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ना, उनको वो कंपेयर कर रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल चीजें कैसी होती हैं। ये ब्यूटीफुल चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। वो कह रहे हैं कि जैसे कि ना एक रेगिस्तान में, बावर का मतलब होता है बेटा शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे की छांव। जैसे एक रेगिस्तान में चलता हुआ आदमी को एक पेड़ मिल जाए और पेड़ के नीचे ही जो छांव में जाकर के बैठने पे जो ठंडक मिलती है, जो राहत मिलती है ना, खूबसूरती तो वो है कि जिन चीजों से वैसी ही राहत तुम्हें मिले, जिसे देखकर तुम्हें वैसी ठंडक महसूस हो, वो होती है ब्यूटी। अब वो बता रहे हैं कि ब्यूटी तो वो है कि जैसे मीठी मीठी नींद जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे सपने हो और बहुत ऐसे क्वाइट ब्रीदिंग हो, वो जो सुकून की नींद है ना, सुकून की नींद में जो एहसास है, आपको जिस चीज से वैसा एहसास मिले, वो है ब्यूटी, ठीक है। तो वो ये बता रहे कि ब्यूटी के बहुत अलग अलग मायने हैं। नाउ अगर हम देखें तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि हर सुबह उठ करके
हम देखो ना, हम हर सुबह, और यहां पर पता है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटी है ना वो नेचर में आपको देखने को मिलेगी। नेचर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। भाई भगवान ने जो भी, अगर सुंदरता तुम्हें देखनी है ना क्या होती है, तो शायद नेचर को देखो और तुम्हें समझ में आएगा कि सुंदरता होती क्या है, क्योंकि क्रिएटर ने सबसे अपना मास्टरपीस जो बनाया है दैट इज योर नेचर। आप जो देखते हैं अपने आसपास, राइट, हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो वो नेचर को यहां पर बताना चाह रहे हैं कि नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। और वो कह रहे हैं कि देखो हम हर रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग यानी एवरी मॉर्निंग, हम क्या करते हैं, हम एक ना जैसे माला पिरोई जाती है ना, वैसे ही हम अपना नेचर के साथ एक कनेक्शन दोबारा से बिल्ड करते हैं। आप पूरे दिन, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, इस पहले पूरे पैराग्राफ को आप समझो कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। हम ना रोज सुबह उठते हैं, पहले हम रात को सोने जाते हैं, ठीक है, सोते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं, जैसे ही हम जमीन पर पांव रखते हैं, तो वो नेचर के साथ दोबारा से जो कनेक्शन है वो हमारा रिवाइव हो जाता है, दोबारा से हम नेचर के साथ उस कनेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी में डिस्पोंडेंस यानी कि निराशा, कितने ही तुम निराश हो, कितने ही तुम हताश हो, कितने ही तुम परेशान हो, कितना ही तुम्हारा मूड खराब हो, है ना, दुनिया में अरे इतना इनह्यूमन डर्थ यानी कि लगता है ना कभी कभार लाइफ में कि इंसानियत की तो कमी हो चुकी है यार, लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं बची है। पीपल आर सो इनह्यूमन राइट नाउ। कितने कितने गलत काम कर रहे हैं आजकल लोग, किसी का मर्डर हो जा रहा है, कोई ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर रहे हैं लोग। सो ये सब सोच के लगता है ना इंसानियत की कितनी कमी हो गई है। तो आप अपनी लाइफ में कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, ठीक है, ये जो नेचर है ना, ये नेचर हमारे ऊपर वो जो काले बादल छाए हुए होते हैं ना, है ना, बुराई के, उदासी के, निराशा के, ये नेचर जो है ना, ये नेचर उन बादलों को हटा देती है। कैसे, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ। कभी लाइफ में तुम्हारे साथ हुआ होगा ना कि तुमने उस एक ऐसा दिन आया होगा कि तुम बहुत सैड फील किया होगा तुमने, एंड पता नहीं क्यों बट उस दिन नहीं, वो तुम्हारा दिन ही नहीं रहा होगा। तुम्हें लगा होगा कि यार आज सुबह से उठ करके अभी तक मेरा ऐसा दिल भर आया है कि आई फील लाइक क्राइंग एंड आई डोंट नो व्हाई, आज मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। और उस पल अगर तुम बस बाहर निकल जाओ या छत पे चले जाओ और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, एंड तुम छत पे बैठे हुए हो, सनसेट हो रहा है, एंड इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं आसमान में, तो वो एक ऐसा पल आता है ना कि उस टाइम पे वी फील लाइक कि नहीं यार, जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है, इट इज़ वर्थ लिविंग, अभी भी कुछ अच्छा है। मे बी आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मे बी कल मेरा दिन आएगा और कल का दिन अच्छा जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम अपनी लाइफ में कितने ही उदास और कितने ही परेशान हो जाए ना, नेचर के पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा तरीका होता है कि वो हमें उस परेशानी और उदासी के बादलों से हटा के हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट अप करती है, हमें जीने का एक और रीज़न देती है। देखो ना, कितने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार इतनी काम की चिक चिक झिक झिक से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मुझे ना घूमने जाना है। घूमने हम कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? मे बी समुद्र के पास, जहाँ पे समुद्र की लहरों को सुन रहे होंगे और हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा यार नहीं, अब दोबारा से मैं जाकर के अपने बॉस से डांट खा सकता हूँ, दोबारा काम करने की शक्ति आ चुकी है ना। या फिर आप माउंटेन्स में जाना चाहोगे जहाँ आपको लगेगा कि हाँ अब देखो इतनी हरियाली, इतना प्यारा समय अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ पहाड़ों में, वादियों में, और मैं बस उनसे बातें कर रहा हूँ, और देखो वो जो मेमोरीज बिल्ड होंगी वो ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि उनके बारे में जब भी सोचोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम हमेशा खुश होगे कि यार दोस्तों के साथ वहां घूमने गया था, इतना प्यारा समय था, ये वादियां थी, ऐसा नजारा था, राइट। तो इसे हम ब्यूटी कहेंगे, क्योंकि उससे मिलने वाली खुशी फॉरएवर है। और देखो जब भी आप उदास होगे, आप उन मेमोरीज, आप उन पलों के बारे में सोचोगे तो वो आपके स्पिरिट्स को भी लिफ्ट अप करेंगी, है कि नहीं। या आप जितने भी परेशान होकर के, लोग क्यों भागते हैं नेचर के पास, लोग क्यों ऐसे ट्रिप्स लगाते हैं, लोग क्यों जाकर के, है ना, जब भी उदास होते हैं, तो देखा होगा ना आप लोगों ने कि लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि हमने 10th क्लास में एक बुक पढ़ी थी, जिसके एक पोम पढ़ी थी, डस्ट ऑफ स्नो। उस दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही उदास थे और उन्होंने क्या सोचा कि चलो बाहर चक्कर लगा के आता, और देखो नेचर ने उनका मूड ठीक कर दिया। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है, कि हमारे तरीकों, हमारे किसी डार्क एंड वेज, यानी हमारी जो उल्टे सीधे काम की वजह से हम इतने अपनी लाइफ में परेशान होते हैं ना, नेचर हमें उससे भी बाहर निकाल लेती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नेचर जो है वो भाई आपको किसी भी शेप एंड किसी भी साइज में मिल सकती है, राइट। अब आगे वो कह रहे हैं कि देखो जैसे सन है, जैसे मून है, इनसे भी हमें क्या मिलती है, इनसे भी हमें, ये भी हमारे नेचर, हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट करते हैं, ये भी ब्यूटीफुल हैं। चाहे फिर पुराने या नए पेड़ हों, चाहे फिर एक नया खिलता हुआ फूल हो, चाहे एक सिंपल सी शीप ही क्यों ना हो, ये सारी नेचर में मौजूद चीज़ें हैं ना, ये सब हमें क्या करती हैं, खुशी देती हैं, ये सब ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई आप देखो जंगल में बहता हुआ, एक नदी में बहता हुआ पानी, उसकी आवाज़, ये सब ब्यूटीफुल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खुशी प्रदान करती है, ठीक है।
आगे अगर हम देखें तो वो बोल रहे हैं कि कुछ इसी प्रकार, ठीक है, जैसे कि एक फूल, एक जंगल में एक फूल खिलता है तो उसकी महक पूरे जंगल में फैल जाती है ना, तो वो भी तो ब्यूटीफुल है, राइट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी तरीके से ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, वो पास्ट में वो लोग जो मर गए, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जब हम कथाएं सुनते हैं, है ना, उनकी जब हम कहानियां, उनकी ब्रेवरी की कहानियां सुनते हैं, तो वो भी तो कितनी मतलब वो भी तो कितनी ब्यूटीफुल है। उससे भी तो हमें ना ब्रेवरी और हमें एक अच्छा होने का एहसास होता है, राइट। सो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, ये एक एंडलेस ब्यूटी, एक एंडलेस फाउंटेन है, ये भगवान के, आप कह सकते हो कि आंगन में एक ऐसा फाउंटेन है जो चल रहा है, और वो भगवान के बस, आप यहाँ पे देखो इधर लिखा है ना कि हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के कगार से वो बहता हुआ पानी है, ठीक है, एक पानी की तरीके से है ये ब्यूटी जो हमें मिल रही है। भाई बेसिकली कहा जा रहा है कि नेचर में इतनी सारी चीजें हैं जो आसपास ब्यूटीफुल हैं, भगवान ने बनाई हैं, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप बस निकलो बाहर, देखो, एंड ये ब्यूटीफुल चीजें आपके आसपास मौजूद होंगी, ठीक है। सो ये है बेटा बेसिकली आपकी पोम। इसमें हम अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इसका सेंट्रल आइडिया या थीम है, वो सेंट्रल आइडिया और थीम ये है कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ब्यूटी हैज़ नो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर नहीं है ब्यूटी का, ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड, ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्यूटी हर शेप एंड साइज में आती है, एंड थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली खूबसूरती क्या है ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ उतनी नहीं है सीमित जितनी आपको बता दिया गया है, लोगों ने सिखा दिया है, उसके बहुत अलग अलग मायने हैं। यहाँ पर आप देखिए जल्दी से कि पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ठीक है ना। मेटाफर अगर हम देखें तो यहाँ पर इमॉर्टल ड्रिंक बोला जा रहा है, यानी कि इमॉर्टल जैसे अमर, इमॉर्टल ड्रिंक क्या होती है, जो तुम्हें अमर बना दे, तो वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना खूबसूरती एक अमरता के आप ड्रिंक की तरह कह सकते हो, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एलिट्रेशन है, आप यहाँ पे लाइनों में देखिए, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के दिखाती हूँ, हैव हर्ड, एलिट्रेशन है यहाँ पर, हैव और हर्ड दोनों वर्ड का स्टार्टिंग साउंड सेम है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस हैं। जल्दी से हम हमारी फोर्थ पोम पे आ जाते हैं जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखिएगा राइटर का नाम। रोड साइड स्टैंड जो है ना, ये पोम की अगर मैं थीम आपको बताऊं तो ये जो थीम है बेसिकली बेटा, थीम यहाँ पर है क्रिटिसिज्म ऑफ अनइक्वल सोसाइटी, ये आपका मेन यहाँ पर थीम है। यहाँ पे ना हमारे राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कितनी अनइक्वल सोसाइटी है भाई। अमीरों के पास पैसा है और वो पैसा ना अपना जाकर के इधर उधर खर्च करते हैं, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि जिन बेचारे गरीबों के पास पैसा नहीं है उनको वो पैसे दिए जाएं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हमने ना बहुत जैसी दिवाली आने लग जाती है, और अब क्योंकि दिवाली पास ही आ रही है, हमने ये जरूर सुना है कि भैया बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के चाइनीज दिए, चाइनीज लाइटें खरीदना बंद कीजिए। ये जो गरीब लोग बाहर बैठते हैं ना, बोरी लगा करके जो मोमबत्तियां और दिए बेचते हैं मिट्टी के, वो जाके खरीदिए। इससे होगा क्या, ये लोगों को क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इतना समझ नहीं पा रहे कि हम जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है, राइट, मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट समझेंगे, वी हैव द बाइंग कैपेसिटी, राइट, परचेसिंग कैपेसिटी हमारे पास है, हमारे पास पैसे हैं, हम खरीद सकते हैं। तो हम जाकर के पैसे ऐसी बड़ी बड़ी दुकानों में खर्च कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े एसी लगा करके दुकानें खोल रखी, भैया उनके पास भी पैसा है, तभी इतने बड़ी उन्होंने दुकानें बनाई हैं, उसके अंदर एसी लगा रखा है, फैंसी फैंसी चीजें आपको बेच रहे हैं, और वही चीज वो आपको 100 रुपए की बेच रहे हैं, जो शायद आपको बाहर 50 रुपए की या 10 रुपए की भी मिल जाएगी। तो हम जाकर के वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है, हम उधर क्यों खर्च कर रहे हैं, हम उधर जाके क्यों नहीं खर्च करते जिनके पास, बेचारों के पास पैसा आसानी से आ नहीं रहा। तभी तो यहाँ पर ये चीज सारी स्कीम्स चलती हैं, ये सब लोग आपको याद दिलाते हैं फेस्टिवल्स आते ही कि भाई उस इंसान के पास से सामान खरीद लो, आपके पास तो पैसा है। आप शायद उस इंसान के पास से अगर सामान खरीद लेते हो ना, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो भी अपने घर पे दिवाली मना पाएगा। और यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि क्रिटिसिज्म है कि अनइक्वल सोसाइटी है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और वो अमीरों को ही अमीर बना रहा है, और गरीबों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। गरीब वैसे भी अपनी इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, वैसे भी उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और जो एक तरीका है ना उनके पास पैसे आने का, वो भी हम उनके साथ नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिकली गरीबों की गुहार रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो पोम को अगर हम देखें तो पोम जो है बेटा, पोम का एनालिसिस आप देख लीजिए, 6 स्टैंजास हैं, 56 लाइंस हैं, स्टाइल क्या है, लिटरेरी एलिमेंट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सब कुछ गिवन है। टोन अगर हम देखें सिंपैथेटिक टोन है, क्योंकि हमारे राइटर हमारे सभी बाकी लोगों के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है गरीबों के लिए, ठीक है। तो पोम को स्टार्ट करते हैं। पोम जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई देखो, एक सड़क किनारे ना एक छपरा लगा हुआ है, छपरा या टपरी हम बोलेंगे। आपने देखा होगा पहाड़ों के टाइम पे, या फिर कहीं पे भी अगर तुम घूमने जाते होगे तो हाईवे के किनारे में आपने जरूर देखा होगा कि ना एक बहुत ही ऐसा एक त्रिपाल, ट्रैम्पोलिन जिसको बोलते हैं, ट्रैम्पोलिन, हाँ ट्रैम्पोलिन बोला, ट्रैम्पोलिन नहीं,
ट्रैपोलिन बोलते हैं मेरे ख्याल से, ट्रैपोलिन कवर होता है प्लास्टिक का, त्रिपाल जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे गरीब, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं बना सकते हैं, तो वो बेचारे या तो एक छतरी लगा लेते हैं, छतरी के नीचे फल फ्रूट बेच रहे होते हैं, या बेचारे कोई त्रिपाल डाल लेते हैं और उस त्रिपाल में भी इतने बड़े बड़े छेद होते हैं, एकदम बेचारा देख कर ही उस पूरे टपरी या उस छपरा वो जो डालते हैं, उस छपरे को देख करके पता चल रहा होता है कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो भी फटा हुआ है, पुराना है, एक लकड़ी के ऊपर बस जैसे तैसे टिका रखा है, और नीचे वो अपने गाँव में या फिर अपने घर के आसपास जो उगाई हुई सब्जियां या फल है उनको बेच रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर एक्चुअल में दिखाया जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही सड़क के किनारे क्या है ना, सड़क के किनारे एक छोटा सा किसी ने अपना क्या लगा दिया है, किसी ने अपना एक शेड लगाया हुआ है, किसी ने अपना वहां पर एक न्यू शेड लगाया हुआ है, और वो शेड भी इतना गरीब है, उसकी क्वालिटी से, उसके पूरे विजिबिलिटी से पता चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो शेड भी भीख मांग रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और यहाँ आकर के प्लीज आप कुछ खरीद लीजिए, राइट। तो वो ये बता रहे हैं कि देखो उन लोगों के पास है ना, जो आसपास सड़क किनारे जो लगाते हैं ना स्टॉल्स वगैरह, जो दुकानें लगाते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो फैंसी सा एक शेड डाल सके, वो बेचारे गरीब से एक शेड डाले रखते हैं जिसकी हालत इतनी खराब होती है। अब वो कह रहे हैं कि वो शेड भी ऐसा लगता है जैसे कि वो पैथेटिकली प्लेड कर रहा हो, मतलब वो आपसे प्लीड कर रहा हो, विनती कर रहा हो कि भाई मुझसे कुछ सामान ले लो, सी मेरी हालत बहुत खराब है, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि देखो ये तो फेयर नहीं होगा कि वो लोग आपसे भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है वो आपसे भीख मांग रहे होते हैं कि आप हमें आकर के पैसे दे दो या खाना दे दो, वो आपको ऑफर करते हैं सामान, वो वहां पे सामान बेच रहे होते हैं, कोई आपको स्ट्रॉबेरीज बेच रहा होगा, अगर हम पहाड़ों में देखें तो कोई आपको कुछ बेच रहा होगा, कोई जूस, कोई चॉकलेट्स, कुछ ना कुछ वो लोग बेच रहे होते हैं। तो वो बेसिकली आपसे भीख नहीं मांगते, वो लोग मांग रहे होते हैं कि भाई आप आइए ना हमारे पास नहीं है उतने पैसे, आपके पास तो पैसे हैं, क्योंकि आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महंगी महंगी गाड़ियों में या अपने व्हीकल्स पे बैठ करके आप इस रोड पे से गुजर के कहीं तो जा रहे हैं ना, कहीं घूमने जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं आप, और उस बीच में आप हमें अगर देख रहे हैं तो आप रुक करके थोड़ा सा पैसा खर्च करके हमसे ये सामान खरीद लीजिए, क्योंकि आप जिन शहरों में रह रहे हो, उन शहरों में आप जहां से पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप शायद आगे जाकर किसी बड़े रेस्टोरेंट में, किसी बड़े होटल में, स्टोर में खर्च करोगे, हम पे थोड़ा सा खर्च करो, क्योंकि हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आप वो पैसा जो कमा करके कहीं आगे खर्च करने वाले हैं, हम पे खर्च कीजिए, हमसे वो सामान खरीद लीजिए, शायद हमारे घर भी पैसा आएगा, हमारी भी हालत ठीक हो पाएगी। वो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये जो ट्रैफिक है ना, पॉलिश ट्रैफिक, यानी कि ये पूरा एक्चुअल में गांव तो नहीं, शहर का, ये जो शहर का ट्रैफिक है, ये जो लोग हैं, ये अपना बस डेस्टिनेशन को दिमाग में रखते हो। अब कोई मनाली निकला है तो वो सिर्फ सोचते हुए जा रहा है कि हाँ मुझे मनाली जाना है, मनाली जाके मैं ये करूंगा। आप डेस्टिनेशन को दिमाग में रखते हो, अपने घर से निकल पड़े हो, लेकिन आप ये तो सोचो कि इतना सिर्फ सामने उस डेस्टिनेशन को देखते हुए आप निकल रहे हो, आप ये तो सोचो रास्ते में कितनी सी दुकानें आती हैं, वहां पे रुको, वहां पे उन लोगों से कुछ खरीद लो। वो बता रहे हैं कि जितनी बार गाड़ियां वहां रुकती है ना, इन लोगों के मन में एक आस आ जाती है, ये बेचारे खुश हो जाते हैं कि अरे कोई गाड़ी रुकी है, शायद कोई हमसे कोई सामान खरीदने आया है, लेकिन इन बेचारों की वो उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि लोग उनसे सामान नहीं खरीदने आए, कोई उनसे रास्ता पूछता है कि यहाँ जाने का रास्ता बताइए, कोई उन्हें आके के गाली देता है कि भाई देखो इतने सुंदर नजारे पे इतनी गंदी सी दुकान तुमने अपनी लगा रखी है, पूरा तुमने जो सीनरी है वो बिगाड़ दी है, कोई उनको टोकता है कि तुम्हारा नॉर्थ का साइन उल्टा है, साउथ का साइन उल्टा है, ऐसी ऐसी बातें करी जाती है, और उन लोगों की उम्मीद जो है वहां टूट जाती है। वो आगे बता रहे हैं कि देखिए जो है ना, यहाँ पे हम लोगों के साथ सभी ने गलत किया है, तुम्हारे पास, अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं लोगों को कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इतने मीन क्यों हो, तुम कहीं से पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो व्हाई आर यू सो मीन, तुम जा ही रहे हो कहीं पर, तुम निकले ही हो अपने घर से, तो तुम हमारी तरफ भी तो देखो, हमारे पास उतना पैसा और उतने जरिए नहीं है पैसा कमाने के, उतना तुम थोड़ा बहुत पैसा तो हम पे भी खर्च कर सकते हो, और हम तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमसे कुछ सामान ही खरीद लो, हमारा भी भला हो जाए, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन बेचारे गरीबों के साथ हर कोई गलत करता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं जो इनको बोल के जाते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पे ये देखो बड़ा सा एक थिएटर लगा देंगे, शॉपिंग मॉल लगा देंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? वो थिएटर और शॉपिंग मॉल लगते हैं, वादे तो इनको बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि तुम्हें पूरे दिन आराम करना है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमारा सदियों से चलता आ रहा जो बॉडी क्लॉक हमारी कहती है कि दोपहर में काम और रात में आराम, तुम वो बिगाड़ना चाहते हो, हमें झूठे वादे किए जाते हैं और हम मासूम लोग उनके वादों में आ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, गवर्नमेंट भी नहीं सोचती, क्योंकि उनके लिए हम वोट बैंक है, वो हमसे सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए झूठे वादे करते हैं हमसे, ठीक है।
लास्ट स्टैंजा में ना हमारे राइटर ये तक कहते हैं कि यार मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना बुरा लगता है इन लोगों के लिए कि मैं चाहूं तो मैं, मेरे मन में आता है कि मैं एक झटके में इनके लिए कुछ ऐसा करूं कि इनको इनकी दिक्कतों से बाहर निकाल दूं। पर वो कहते हैं कि यार इससे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं इन्हें पैसे भी दे दूंगा ना तो ये अपनी दिक्कतों से कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो पैसे कभी खत्म हो जाएंगे। हमें इन्हें पैसे नहीं देने हैं, हमें इनके लिए रोजगार खड़ा करना है, हमें इनके लिए सोचना चालू करना है, क्योंकि शायद अगर हमने इनके लिए रोजगार खड़ा किया, इनके लिए सोचना चालू किया, तो ये इतने केपेबल हो पाएंगे कि खुद का ध्यान रख पाएंगे, ये अपनी इनकम लगातार कमा पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा आया और वो फिर खर्च हो गया और खत्म, ये लगातार पैसा कमा पाएंगे और अपनी दिक्कतों से बाहर आ पाएंगे। ये पूरी पोम है जो आपको एक गरीब की गुहार सुना रही है, साथ ही साथ बताया जा रहा है कैसे इनकम अनइक्वालिटी है यहाँ पर सोसाइटी में, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सो ये है हमारी पोम जो खत्म होती है। थीम मैं आपके साथ बेटा डिस्कस कर चुकी हूँ, अब मैं आपके साथ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करती हूँ। सो मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना, ट्रस्टिंग सॉरो ये मेटाफर है। एलिट्रेशन यूज हुआ है, बेनिफिशिएंट बीस्ट, ग्रीडी गुड डूअर्स, ये एलिट्रेशन है। पर्सोनिफिकेशन है, रोड साइड स्टैंड को बोला जा रहा है कि वो भीख मांग रहा है, वो प्लीड कर रहा है लोगों से। प्लीड तो इंसान कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग थोड़ी प्लीड करेगा। तो यहाँ पे उस नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सीमोरॉन। तुम दो ऑपोजिट वर्ड को साथ में यूज कर रहे हो, ग्रीडी भी बोल रहे हो, गुड भी बोल रहे हो, कि लालची भी है अच्छा भी है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट पे अब हम आ जाते हैं, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये है हमारी लास्ट पोम रिटन बाय एड्रियन रिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आ सकती है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। ये जो पोम है ये बेसिकली बेटा हमारी ना राइटर ही फेमिनिस्ट रह चुकी हैं, है ना। अब तो वो जिंदा नहीं है, बट व्हेन शी वाज अलाइव सो शी हैज बीन अ फेमिनिस्ट, और यहाँ पे वो ह्यूमन नहीं विमेन राइट्स के बारे में बात कर रही हैं, विमेन राइट्स के मुद्दे को उठा रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे पहले के ज़माने में औरतों को हक इतना मारा जाता था, इतना दबा के रखा जाता था कि उन बेचारियों के पास अपना खुद का दे वर नॉट इवन अलाउड टू ड्रीम, वो सपने देखना भी वो अलाउड नहीं था उन लोगों को, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे औरतों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या था, उनके लिए सिर्फ इतना था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोटी बनानी आती है, तुम्हें घर के काम करने आते हैं, तो तुम्हें बस वही करना है। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी जहां पे पुरुष प्रधानता चलती थी, कि पुरुष प्रधान है, अपने पति से या जो घर में जो तुम्हारे जो भी मेल फिगर है उससे डर के रहना है। यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ घर पे रहो, ठीक है, और रिश्ते को संभालना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अब ऐसी औरतों के हमने कितना सुना है ना कि पुराने टाइम पे औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, कितना गलत उनके साथ होता था, लेकिन औरतों को कभी उस चीज के बारे में आवाज उठाने का हक तक नहीं दिया गया। उनसे उम्मीद की जाती थी कि चुप रहो, ठीक है, आदमी है वो तो करेगा ही, आप चुप रहो, ये रिश्ता तो आप ही को चलाना है। और उस रिश्ते के तले दब करके कितनी औरतें मर जाती थी उस रिश्ते को चलाने के चक्कर में, है ना, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में, और उसी चीज को, उसी पीढ़ा को, उसी औरत के एक प्रॉब्लम को यहाँ पर हाईलाइट कर रही है हमारी राइटर। राइम स्कीम जो है बेटा वो ये है, आपके सामने गिवन है, ठीक है। अगर हम थीम देखें तो थीम क्या है, ये फेमिनिस्ट पोम है एक, जो कि रिवॉल्व कर रही है मेल शोविनिज्म, यानी कि पुरुष प्रधानता, पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ ये पूरी पोम लिखी गई है। दिखाया जा रहा है कि एक पुरुष प्रधान समाज में एक औरत की क्या हालत होती है, ठीक है। ये ऑल्सो थीम जो है हाईलाइट कर रही है विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन कितनी गलत मतलब प्रैक्टिसेस की शिकार होती आई हैं। यहाँ पे एक मेड अप आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर यहाँ सिंबल है, ये पोम में बहुत सारे सिंबल्स हैं, याद रखना, इसलिए टीचर बहुत पूछती है बोर्ड्स में। आंट जेनिफर का मतलब कोई आंटी नहीं है जिनका नाम जेनिफर है, आंट जेनिफर यहाँ पे हर औरत के लिए यूज किया जा रहा है, कि जितनी भी औरत हैं उनके लिए यहाँ पे आंट जेनिफर के नाम से उनको एड्रेस किया जा रहा है कि आंट जेनिफर, ठीक है। अब आंट जेनिफर का बताया जा रहा है कि बेटा ये जो पोम है ना बहुत ब्यूटीफुली 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, ध्यान रखना। पहला स्टैंजा जो है वो आंट जेनिफर एक आर्ट क्रिएट कर रही है, जैसे हमने सुना है ना आर्ट एंड द आर्टिस्ट, तो ये जो पोम है ये उसी बारे में है कि एक आर्टिस्ट है जिसने अपनी कला का निर्माण किया है। और देखो होता क्या है ना कि एक कलाकार तो मर जाता है लेकिन उसकी कला हमेशा जिंदा रहती है। एक इंसान जो शायद उसके सपने उसकी इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी कहाँ जिंदा रहती हैं, उसकी आर्ट के थ्रू। एक आर्टिस्ट है यहाँ पर जो कि आंट जेनिफर हैं, और वो ना एक अपना टेपेस्ट्री यानी कि कढ़ाई बुनाई, पहले के जमाने में यही मानते थे कि एक औरत को अगर ये आता है तो वो एक बहुत अच्छी औरत है। तो अगर एक औरत को कढ़ाई बुनाई आती हो तो वो ना एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर कढ़ाई कर रही हैं, वो एक जंगल बना रही है, जंगल में टाइगर्स बना रही है कि टाइगर्स चल रहे हैं, और एक जगह उन्होंने कढ़ाई करके
पेड़ बनाया है, पेड़ के नीचे इंसान खड़े हैं और यहां पर ये दिखा रही हैं वो उस जानवर के थ्रू, वो क्योंकि अपनी लाइफ में फ्री नहीं है, बंधन में है, डरी हुई है, डरी सहमी रहती हैं अपने हस्बैंड से, एक बहुत बड़े रिश्ते, शादी के रिश्ते के तहत वो दब गई हैं, उनकी सारी इच्छाएं मारी गई हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को ना अपनी आर्ट के थ्रू जीने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने जानवरों को, अपने टाइगर्स को इतना फियरलेस बनाया है क्योंकि वो अपनी लाइफ में उतनी फियरलेस नहीं है। वो जानवर जो है, वो टाइगर्स जो है, वो उस इंसानों से भी नहीं डर रहा जो इंसान पेड़ के नीचे खड़ा है, वो खुला घूम रहा है, एकदम पाउंस करता हुआ इधर से उधर। ऐसा शो हो रहा है उनकी उस आर्ट के अंदर, उनकी उस कढ़ाई के अंदर कि टाइगर जो है वो जंगल का राजा, वो ऐसे घूम रहा है निडर होते हुए। तो यहां पर देखो ना, दिखाया जा रहा है कि एक आर्टिस्ट जो अपनी जिंदगी में जो नहीं पा पाया ना, जो उसके सपने पूरे नहीं कर पाया, वो अपनी आर्ट के थ्रू उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टैंजा जो है वो उनके आर्ट को शो कर रहा है कि उनका आर्ट में है ना, उनके जानवर, उनके टाइगर्स कैसे हैं, वो रहने, वो एकदम येलो, जैसे पीला पत्थर होता है ना, टोपेज एक टाइप का पत्थर होता है, एकदम उस टाइप के येलो कलर के हैं और वो ग्रीन जंगल में ऐसे घूम रहे हैं, आदमियों से भी नहीं डर रहे हैं, दे आर शिवलरिक, एकदम भाई खूब निडर हैं वो। और फिर दूसरे पैराग्राफ में वो हालत दिखा रही हैं कि आंट जेनिफर की आर्ट कितनी अच्छी बनाई, आर्ट कैसा है, पहला पैराग्राफ में वो बताया। अब सेकंड स्टैंजा बता रहा है कि आर्टिस्ट की हालत कैसी है, आर्ट देखो कैसी बनाई है, निडर, एकदम जानवर एकदम निडर है जो खुले घूम रहे हैं। वहीं पर आर्टिस्ट की हालत क्या है, आंट जेनिफर जब वो कढ़ाई कर रही है ना, तो वो सुई तक खींचने में उनका हाथ कांप जा रहा है, इतना ज्यादा वो बेचारी डरी सहमी हुई है। ठीक है, उनके हाथ के ऊपर जो अंगूठी पहनी हुई है ना उन्होंने, जो शादी का एक सिंबल है, वो अंगूठी का वजन इतना ज्यादा है उनके हाथ पे। वजन का मतलब उस रिश्ते का वजन, ऐसा नहीं है अंगूठी अंकल ने बड़ी महंगी दे दी है, वो बहुत महंगी अंगूठी है, भारी है, नहीं, उस रिश्ते का, वो अंगूठी सिग्निफाई करती है मैरिज, उस मैरिज का वजन इतना ज्यादा है कि उस वजन के तले आंट जेनिफर दब गई हैं। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ स्टैंजा में ये बता रहे हैं। अब थर्ड स्टैंजा जो आखिरी स्टैंजा है उसमें बता रहे हैं कि आंट जेनिफर तो एक दिन मर जाएगी। देखो, कलाकार तो मर जाएगा पर उसकी कला रह जाएगी। आंट जेनिफर एक दिन मर जाएगी बेचारी, उसी रिश्ते के तले, उसी पुरुष प्रधान समाज में बेचारी अपनी कर्तव्य पूरे करते करते एक दिन मर जाएगी, उसी अंगूठी को पहने उसी बंधन में बंधे। लेकिन क्या जिंदा रह जाएगा, जिंदा रह जाएगी उसकी वो सोच, जिंदा रह जाएगी उसके वो सपने जो उसने देखे थे, जो उसने अपनी आर्ट में बनाए थे, जो उसने अपने कढ़ाई करके उस कपड़े पे बुने थे, वो सोच, वो सपने उसके जिंदा रह जाएंगे। वो जानवर, वो टाइगर आज भी जिंदा है, जब आंट जेनिफर मर चुकी है आज भी वो वहां पे बना हुआ है, वो आज भी जिंदा है, आज भी उतना ही निडर है। तो ये बता रहे कि आर्ट को बनाने वाला आर्टिस्ट, एंड बता रहे कि कैसे आर्टिस्ट चला जाए लेकिन उसका जो कला है वो हमेशा जिंदा रहती है। सो ये है हमारी पोम। अब इसका अगर हम बेटा देखें यहाँ पर, तो जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुए हैं, तो सिंबल्स यूज हुए हैं, ये याद रखना। टाइगर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, टाइगर सिंबलाइज कर रहा है आजादी को, टेरर को, ऑपरेशन को। ठीक है, यहाँ पे टाइगर सिंबलाइज कर रहा है हमारी आंट जेनिफर की इच्छाओं को, उनके ड्रीम्स को, वो कैसा चाहती थी अपना जीवन, कैसे रहना चाहती थी बट नहीं रह पा रही थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वेडिंग रिंग क्या सिंबलाइज कर रही है, शादी का बोझ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आंट जेनिफर क्या सिंबलाइज कर रही है, हर एक वो औरत जो उस रिश्ते में बंधी हुई है, मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी का शिकार हो रखी है। तो ये सिंबल्स हैं यहां पर अगर हम देखें तो। राइट एवरीवन, सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा जो है पोएटिक डिवाइसेस के साथ, सेंट्रल आइडियाज के साथ पूरी पोम एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो इफ यू वांट द पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। कमेंट्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट है किसी भी चीज के लिए, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम जिसका नाम है NIK.Nikita Singh। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं जनरली सभी बच्चों को रिप्लाई कर देती हूँ। सो येस, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में तो बताई देना कैसा लगा वीडियो और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।